नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि 2 दिन पहले हमने हिंदी की एक महामैराथन क्लास ली थी जिसमें हमने कम से कम 9 या 10 टॉपिक जो है हमने आपके लिए थे, जिसमें हर एक टॉपिक से 7-7 8-8 प्रश्न थे। और आज फिर से हम वही महामैराथन क्लास लेने वाले हैं एक और, जिसमें हम आपके जो है 5 से 7 टॉपिक के 7-7 8-8 प्रश्न करने वाले। तो सभी स्टूडेंट को एक बार जुड़ जाना है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम अच्छे प्रकार से सारे प्रश्न करने वाले हैं भाई। तो एक बार जुड़ जाइए। रीट अभ्यर्थियों के लिए यह क्लास एक प्रकार से आपके रामबाण साबित होने वाले भैया मित्रों। बिल्कुल सभी जुड़ जाइए एक बार स्टूडेंट सभी। और उस क्लास को भी बहुत स्टूडेंट ने देखा है, जिसने भी नहीं देखा तो एक बार जाके वो देख लीजिएगा, उसके बाद ये आकर देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने 9 टॉपिक की है, उससे आगे जो टॉपिक रहे वो हम आज करने वाले हैं। तो भाई चलिए शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। चलिए भाई, पहला प्रश्न आप सभी का है, समास कितने प्रकार के होते हैं? 4, 6, 7 या फिर 5? बताइए भाई, समास कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले अध्याय हम कौन सा पढ़ रहे हैं? समास। सबसे पहले हम समास पढ़ेंगे, उसके बाद आगे जो भी टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे। एक एक टॉपिक के 7-7 8-8 प्रश्न हैं आपके, है ना। तो समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? आपको पता है कौन कौन से होते हैं? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। 6 प्रकार के समास होते हैं, आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी का, निम्न में से कौन सा समास का प्रकार नहीं है आपको बताना। अव्ययभाव समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है, द्वंद्व समास होता है, लेकिन अविकारी समास कोई नहीं होता है ना। अविकारी समास नहीं होता है, बल्कि अवयव जो होता है वह आपके क्या है, एक अविकारी शब्द होते हैं। बिल्कुल, है ना। तो आपका राइट आंसर डी रहेगा। और आपको काउंट करते जाना है ना, कितने प्रश्न आपके सही होते हैं और कितने गलत होते हैं। आपको गलत तो करना नहीं है भाई, है ना, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी का है, निम्नलिखित में से अव्ययभाव समास कौन सा है? बताइए। यथाशक्ति, त्रिभुज, कुपुत्र या फिर दशानन? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अव्ययभाव समास का उदाहरण तो बताइए। अव्ययभाव समास में बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें पहला पद उपसर्ग होता है। तो यथाशक्ति, है ना, शक्ति के अनुसार, विकल्प नंबर आपका फर्स्ट सही रहेगा, इसमें आपके अव्ययभाव समास हो जाएगा, है ना। त्रिभुज, इसमें हो जाएगा आपके 3 भुजाओं का समाहार, मतलब आपके कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा, द्विगु समास। दशानन, 10 है सिर जिसके, किसके है? रावण के। इसमें आपके कौन सा हो जाएगा? इसमें आपके बहुव्रीहि समास हो जाएगा, इसमें आपके बहुव्रीहि समास हो जाएगा, है ना, दशानन में। चलिए, कुपुत्र में आपके कर्मधारय समास हो जाएगा, ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 4 है, द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, आपको बताना है द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा नहीं है। अत्यधिक, माता पिता, दूध रोटी, यशापयश। देखो, अत्यधिक, अति, धन, अधिक, ये जो आपके है अव्ययभाव समास का उदाहरण है। माता और पिता, द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं और योजक चिन्ह का लोप होता है, अर्थात और का लोप भी होता है ना। सॉरी, और का लोप नहीं होता, और शब्द आता है और योजक चिन्ह आता है, ध्यान रखना है आपको, है ना। तो माता और पिता, दूध और रोटी, यश और अपयश, इस प्रकार से जो है आपके शब्द बनेंगे। और अत्यधिक में आपके जो है कौन सा? अव्ययभाव समास है, ना कि द्वंद्व समास। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 5 है, बताइए इसका राइट आंसर। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? बताइए। अव्ययभाव समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, मैंने आपको अभी बताया। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आप सभी का? बताइए भाई, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो वह किस में होते हैं? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, है ना। बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 6, बताइए इसका राइट आंसर। किस सामासिक पद में पहला शब्द जो है संख्यात्मक विशेषण होता है? बताइए इसका राइट आंसर। सभी स्टूडेंट को एक बार सेशन लाइक कर देना है भाई, और अंत तक सेशन को सभी स्टूडेंट को देखना है। बहुत ही बेहतरीन आपके परीक्षा के लिए एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आपकी। बताइए, किस सामासिक पद में पहला पद संख्यावाची होता है या फिर संख्यात्मक होता है? तो वह किस में होता है? द्विगु समास में होता है। बिल्कुल, जो भी स्टूडेंट डी बता रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। और सभी को कमेंट करते जाना है भाई, कमेंट करते जाना है और प्रश्न गिनते जाना, और कितने आपके जो है सही होते हैं अंत में बताने हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 7, करुणा सागर शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास या फिर अव्ययभाव समास? बताइए, करुणा सागर शब्द में कौन सा समास होगा? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। तो इसमें आपके जो है कौन सा हो जाएगा? तो देखो, इसमें जो किताब है उसमें आपके बहुव्रीहि समास बता रखा है। बाकी अगर इसका अगर हम समास वगैरह करते हैं तो क्या होता है? करुणा का सागर क्या होगा?
करुणा का सागर जिसमें आपके तत्पुरुष समास होता है, लेकिन किताब में आपके बहुव्रीहि समास दे रखा है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अब हम, है ना। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई, अभी तो और प्रश्न बचे हैं समास के, मैं समझा 7 प्रश्न ही है। 8वां प्रश्न है आपके, कौन सा शब्द जो है वह बहुव्रीहि समास का नहीं है, आपको बताना है। बताइए, बहुव्रीहि समास का नहीं है। इंदुशेखर, पीताम्बर, जितेंद्रिय या नराधम, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जितेंद्रिय इंद्र को और इंदुशेखर शिव और पीताम्बर श्री कृष्ण, है ना। अतः इसमें तीसरे पद प्रदान होते हैं बहुव्रीहि समास में। लेकिन नराधम का क्या होगा बताइए। नराधम जो है ये आपके बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, है ना, ध्यान रखना है। तो इसका क्या बनेगा बताइए, इसका राइट आंसर क्या बनेगा। नर है जो अधम, क्या बनेगा, नर है जो अधम, इस प्रकार से इसका समास विग्रह होगा और इसमें हो जाएगा आपके कर्मधारय समास। तो विकल्प नंबर आपका डी जो है वह बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए। बताइए कौन सा शब्द अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। बताइए, नभचर, प्रेम सागर, पदच्युक्त, गुरु दक्षिणा, बताइए। बताइए तो देखो नभचर, हाँ तो देखो नभचर का यदि हम समास विग्रह करते हैं तो क्या होता है, नभ में चर, क्या बनेगा, नभ में चर। अगर हम प्रेम सागर का यदि हम समास विग्रह करते हैं तो बनेगा प्रेम का सागर, क्या बनेगा, प्रेम का सागर, प्रेम का सागर। यदि पदच्युक्त का यदि हम समास विग्रह करते हैं तो पद से चुक्त, क्या बनेगा, पद से च्युत, मतलब चुक्त, है ना। गुरु दक्षिणा, गुरु की दक्षिणा, गुरु की दक्षिणा, है ना। तो अब बताइए इसमें जो है अधिकरण तत्पुरुष समास किसमें नहीं है। तो गुरु की दक्षिणा तत्पुरुष समास, प्रेम का सागर तत्पुरुष समास, है ना, पद चुक्त है, मतलब पद से चुक्त है, इसमें आपके अधिकरण तत्पुरुष समास है ना। नभचर, नभ में चर, सॉरी पद चुक, इसमें आपके अपादान, और नभचर, नभ में चर, इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें आपके जो कौन सा है, अधिकरण तत्पुरुष समास नभचर, पहला आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसमें अपदच्युत में आपके अपादान तत्पुरुष समास, प्रेम सागर, प्रेम का सागर और गुरु दक्षिणा, इसमें आपके तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 10, उसके बाद हम उपसर्ग पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास के भेद कितने हैं बताइए, 4, 6, 5 या फिर 8। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, बताइए इसका राइट आंसर। तत्पुरुष समास के कितने भेद है, तो वह 8 भेद है ना। लेकिन ध्यान रखना है, अगर आपको प्रश्न ऐसा मिले कि तत्पुरुष समास के मुख्य रूप से कितने भेद है, तो वह 2 है। कौन कौन से, एक तो आपके कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, और एक हो जाएगा आपके द्विगु समास, द्विगु समास। ये दोनों जो है ये तत्पुरुष समास के भेद है, ध्यान रखना है। तो मुख्य रूप से पूछे तो आपको 2 बताने हैं, कर्मधारय और द्विगु, और आपको सामान्य सी बात से पूछे कि तत्पुरुष समास के कितने भेद है तो आपको 8 बताने हैं, वह विभक्ति के अनुसार होते, सॉरी कारक के अनुसार होते हैं ना, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं भाई उपसर्ग, क्या पढ़ने वाले हैं, उपसर्ग, क्योंकि हमने अभी पढ़ लिया समास, अब हम नेक्स्ट अध्याय पढ़ने वाले हैं उपसर्ग। तो सभी स्टूडेंट एक बार फिर से सेशन को लाइक कर दीजिए, ताकि फिर हम शुरुआत करते हैं उपसर्ग की बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल। और कैसा लग रहा है एक बार सेशन आपको बताना है और बताते जाना है हर एक प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में। चलिए पहला क्वेश्चन आपका है, अंतर्धान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, बताइए अंतर्धान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, अंतर उपसर्ग, अंतस उपसर्ग, अ या फिर अंत, बताइए भाई। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अंतर उपसर्ग लगा है, विकल्प नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। जो भी स्टूडेंट ए कमेंट कर रहा है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 2, निम्नलिखित में से किस शब्द में अति उपसर्ग नहीं है, अति उपसर्ग नहीं है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए, अति शीघ्र, अत्यंत, अत्यल्प या फिर अंतर्गत, बताइए करेक्ट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। बताइए, अति उपसर्ग नहीं लगा है। देखो अति में यदि हम देखें तो अति जो है उपसर्ग लगा है, और शीघ्र क्या है, मूल शब्द है, शीघ्र आपके मूल शब्द है। अत्यंत में यदि हम देखें तो अति जो है वह क्या है, उपसर्ग लगा है, और अंत इसमें क्या है, मूल शब्द है। अत्यल्प, अगर अत्यल्प हम देखें तो अति इसमें क्या है, उपसर्ग है।
अति इसमें उपसर्ग है और अल्प क्या है, इसमें मूल शब्द है। लेकिन अंतर्गत में यदि हम देखें तो अंतर मूल शब्द है और गत इसमें मूल शब्द हो जाएगा। तो विकल्प नंबर आपका डी सही रहेगा, क्योंकि इसमें आपके अंतर उपसर्ग लगा है। बिल्कुल जो भी डी बता रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है भाई। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल चलिए, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 3 है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी का है। आरव शब्द में उपसर्ग आपको बताना है। आरव शब्द में उपसर्ग क्या होगा, अ उपसर्ग, अति उपसर्ग, आ उपसर्ग या अभि उपसर्ग। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। आरव शब्द में उपसर्ग बताइए भाई। सभी स्टूडेंट को कमेंट करना है, बताइए, और अपना स्व मूल्यांकन करते जाना है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको जो है हर एक टॉपिक क्लियर करवाया जा रहा है। जो पहली मैराथन क्लास ली थी वह एक बार जाकर सभी देख लेना। उसमें हमने जो है 8-9 अध्याय लगभग उसमें भी किए हैं हमने। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव, ये विराम चिन्ह, ये सभी उसमें हमने कर लिए है। बताइए आरोह शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा। तो आरोह में जो है क्या है, आ उपसर्ग है। क्या है, आ उपसर्ग है। विकल्प नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। बिल्कुल जो भी स्टूडेंट सी बता रहा है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 4। बताइए इसका राइट आंसर। 2-12 के अर्थ में कौन सा उपसर्ग लगता है, बताइए। 2-12 मतलब 2-12 के अर्थ में कौन सा उपसर्ग लगता है, बताइए। तो वह पुनः उपसर्ग लगता है। कौन सा, पुनः, मतलब हम कोई भी चीज़ दोबारा करते हैं तो उसके लिए क्या है, पुनः उपसर्ग जोड़ते हैं। तो बिल्कुल कौन सा, पुनः, है ना। विकल्प नंबर आपका रहेगा ए, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में संयुक्त उपसर्ग लगे हैं। संयुक्त का अर्थ है एक से ज़्यादा उपसर्ग लगे हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई। कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें आपके संयुक्त उपसर्ग लगे हैं, बताइए। सत्कार, अनुपस्थित, सुशील या फिर सक्रिय। सोच समझ के आपको जो है आंसर टिक करना है। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किस में संयुक्त उपसर्ग लगे हैं, बताइए। तो मैं बात करूं विकल्प नंबर 2 की, तो इसमें आपके जो है अ धन उप धन स्थित अनुपस्थित, है ना। तो अ और उप इसमें आपके जो है 2 उपसर्ग लगे हैं। कौन से, इसमें आपके 2 उपसर्ग लगे हैं। बिल्कुल, एक तो अ और एक उप। विकल्प नंबर आपका रहेगा 2 बिल्कुल करेक्ट, या बी आपका बिल्कुल सही रहेगा, है ना। बिल्कुल चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए। पुरस्चरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बताइए। पुरस्चरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। पुरा उपसर्ग, प्रादुर उपसर्ग, पुरस उपसर्ग या प्राक उपसर्ग। बताइए इसका राइट आंसर। पुरस्चरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, बिल्कुल पुरस। विकल्प नंबर 3 बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है भाई। कौन सा है, पुरस उपसर्ग है। और चरण इसमें आपके जो है मूल शब्द है ना, पुरस उपसर्ग है। बिल्कुल जो भी स्टूडेंट सी बता रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। और यदि आप सबको सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा, है ना। और सेशन को अंत तक देखना, मज़ा आ जाएगा आपको। परीक्षा में जो है प्रश्न देखने को मिलेंगे यहाँ से। गैर कानूनी शब्द में गैर उपसर्ग किस भाषा का है, बताइए। गैर उपसर्ग जो है वह किस भाषा का है। फारसी, हिंदी, संस्कृत या फिर अंग्रेजी। तो गैर उपसर्ग जो है किस भाषा का है, फारसी भाषा का शब्द है। विकल्प नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रहेगा भाई, है ना, ध्यान रखना है। बिल्कुल चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम अध्याय नंबर 2 पढ़ने वाले, सॉरी अध्याय नंबर हम अगला पढ़ने वाले हैं। हमने जो है उपसर्ग भी पढ़ लिया, अब हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यय, है ना। समास पढ़ लिया, है ना, उपसर्ग पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे प्रत्यय बहुत ही बेहतरीन तरीके से। बिल्कुल सभी स्टूडेंट एक बार जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। कंपटीशन नहीं बढ़ने वाला है, केवल 90 अंक लाने हैं यहाँ पर, आपकी कंपटीशन नहीं बढ़ने वाला है भाई। इसलिए एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में कि आपके बहुत ही बेहतरीन कक्षा हिंदी की चल चुकी है। बिल्कुल अब हम बात करेंगे प्रत्यय की। हाँ तो चलिए भाई अब हम बात करते हैं प्रत्यय की। अध्याय नंबर हमारा 12 है। चलिए, पुराण में इक प्रत्यय लगने से शब्द बनता है, बताइए भाई। पुराण में इक प्रत्यय लगने से कौन सा शब्द बनता है। पुराणिक, पौराणिक, पौराणिक या फिर पौराणिक। बताइए इसका राइट आंसर भाई। पहला क्वेश्चन है आपके प्रत्यय का। 2 अध्याय हम पढ़ चुके हैं भाई। जो भी बीच में से जुड़ रहा है वो शुरू से क्लास देखे फिर से, बताइए।
इससे बनेगा आपके पौराणिक। बिल्कुल विकल्प नंबर आपका रहेगा बी, बिल्कुल करेक्ट भाई। जो भी स्टूडेंट बी बता रहा है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आप सभी का है 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, बताइए। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, अक प्रत्यय, आक प्रत्यय, अक्कड़ प्रत्यय या आड़ी प्रत्यय, बताइए इसका राइट आंसर। संपूर्ण रिवीजन हो रहा है भाई हिंदी का आपका। बिल्कुल, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा अक्कड़ प्रत्यय जुड़ा है, बिल्कुल विकल्प नंबर आपका रहेगा सी ऑप्शन, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 3 क्या कहता है, देखते हैं। चलिए, किस शब्द में आहट प्रत्यय नहीं लगा है, आपको बताना है आहट प्रत्यय किस में नहीं लगा है। और अधिकतर आपके नहीं प्रश्न वाले जो है, नहीं वाले प्रश्न जो है बहुत अधिक आने वाले, इसलिए आपको प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है एग्जाम में, है ना। गिड़गिड़ाहट, घबराहट, चिल्लाहट या छिड़काव, बताइए किस शब्द में आहट प्रत्यय नहीं लगा है। गिड़गिड़ाहट, घबराहट, चिल्लाहट या छिड़काव। तो इसमें आहट है, घबराहट में जो है घबराना मूल शब्द है, आहट प्रत्यय है ना। चिल्लाहट में चिल्लाना मूल शब्द है, आहट प्रत्यय है। लेकिन छिड़काव में जो है आपके आव प्रत्यय है, कौन सा, आव प्रत्यय, ना की आहट। विकल्प नंबर आपका रहेगा 4 सही, या फिर आपके हिसाब से डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना, डी छिड़काव, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 4, बताइए इसका राइट आंसर। गरिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, आपको बताना है। गरिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, ईय प्रत्यय, इम प्रत्यय, इमा प्रत्यय या इन प्रत्यय, बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर, गरिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो इसमें लगा है आपके ईमा प्रत्यय। विकल्प नंबर आपका रहेगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा भाई। सी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है। गरिमा में कौन सा रहेगा, ईमा प्रत्यय। देखो टॉपिक वाइज आपको इस प्रकार से कोई यूट्यूब पर नहीं करा रहा है, इसलिए आपको यहाँ पे ध्यानपूर्वक और अच्छे से पढ़ना है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 आपका, लड़का शब्द में प्रत्यय जोड़ने से भाववाचक संज्ञा बनेगी, बताइए। लड़का शब्द में हम कौन सा प्रत्यय जोड़ दें कि वह भाववाचक संज्ञा बन जाए, बताइए इसका राइट आंसर। और भाव संज्ञा, लड़कपन, लड़कापन, लड़का या फिर लड़के, बताइए भाववाचक संज्ञा कौन सी बनेगी प्रत्यय जोड़ देंगे तो। अगर हम लड़के में पन प्रत्यय जोड़ते हैं ना, है ना, तो ये बनेगा लड़कपन, जो कि एक भाववाचक संज्ञा है। विकल्प नंबर आपका रहेगा ए, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल ये बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। अगर आपको प्रत्यय से पूछा भी जाएगा तो इस प्रकार से घुमाकर पूछ सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है लड़का शब्द में प्रत्यय जोड़ने से भाववाचक संज्ञा बनेगी लड़कपन। और ये क्वेश्चन आपके जो है पूछा हुआ है, तो ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर आप सभी का ए बिल्कुल सही रहेगा, है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और एक एक प्रश्न ध्यानपूर्वक पढ़कर अपना स्व मूल्यांकन करते जाना है, कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। और क्लास खत्म होने के बाद आपको जो है कमेंट करना है कि इतने में से इतने प्रश्न सही हुए। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में लू प्रत्यय नहीं लगा है, बताइए। नहीं लगा है, दयालु, मंजूल, श्रद्धालु, कृपालु। दया में यदि हम बात करें तो दया मूल शब्द है और लू आपके क्या है, प्रत्यय जुड़ा हुआ है। मंजूल, श्रद्धालु में श्रद्धा आपके मूल शब्द है और लू प्रत्यय है। कृपालु में कृपा मूल शब्द है और लू प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो विकल्प नंबर आपका बचा बी, मंजूल जो है आपके एक मूल शब्द है, इसमें कोई प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ है। विकल्प नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलिए भाई अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 7 का, बताइए राइट आंसर। कैफियत शब्द में लगा ईयत प्रत्यय किस भाषा का है, बताना है आपको। अरबी भाषा का, अंग्रेजी भाषा का, हिंदी भाषा का, संस्कृत भाषा का, बताइए। कैफियत शब्द में ईयत प्रत्यय किस भाषा का लगा है, तो ये आपके अरबी भाषा का शब्द है ईयत, है ना। ईयत आपके अरबी भाषा का शब्द है। विकल्प नंबर आपका ए बिल्कुल सही रहेगा। जो भी स्टूडेंट ए बता रहा हूँ सभी का बिल्कुल सही है। चलिए भाई आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। चलिए ये तो हो गया था, है ना, ये भी हो गया था। अब हम पढ़ने वाले हैं भाई पर्यायवाची शब्द, अर्थात अध्याय नंबर हम 13 पढ़ने वाले हैं अब, है ना। बाकी के 1 से जो भी 9 या 10 तक है वो आपके हमने पहली क्लास महामैराथन में पढ़ ली थी, और ये आपकी दूसरी क्लास हो रही है जिसमें हम अध्याय नंबर 13 पढ़ रहे हैं पर्यायवाची शब्द। जिसने पहली क्लास नहीं देखी है वो जाकर एक बार देख लेना भाई। अब हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। चलिए भाई शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पर्यायवाची शब्द में आपके पहला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, आपको बताना है। बताइए भाई कौन सा शब्द जो है वो आपका पर्यायवाची है बादल का, बताना है आप सभी को, बताइए।
तो देखो मैं आपको बता दूं, जलद जो है वह आपके बादल का पर्यायवाची रहेगा। जलद आपके बादल का पर्यायवाची है। जलज जो है वह आपके कमल का पर्यायवाची है। जलज आपके जो है कमल का पर्यायवाची है। समुद्र तो आपके समुद्र है ही। व्योम जो है आपके एक प्रकार से व्योम व्योम गगन नभ अंतरिक्ष इनका पर्यायवाची है आपके आसमान का एक प्रकार से। तो विकल्प नंबर आपका रहेगा ये बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा इनको मेघ कह सकते हैं, घन कह सकते हैं, ये सभी आपके जो है जलद के पर्यायवाची है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए। चलिए बताइए भाई कि निम्न में से कौन सा शब्द कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। बताइए कौन सा है जो कामदेव का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है। पुष्पधन व अनंग, मदन या फिर सचिपति। बताइए करेक्ट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा। कामदेव के पर्यायवाची, तो देखो कामदेव के पर्यायवाची में यदि हम बात करें तो मनोज इनको कहा जाता है ना। और रतिकांत इनका पर्यायवाची है। रतिकांत, मनोज और मनमथ भी इनको कहा जाता है। मनमथ, स्मर। इसके अलावा बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। कौन सा नहीं है, तो वह 4 नहीं है, सचिपति। इसके अलावा अनंग भी है, पुष्पधनवा भी है, मदन भी है। सचिपति है आपके इंद्र का। सचिपति आपके इंद्र का पर्यायवाची है। किसका? इंद्र का पर्यायवाची है। विकल्प नंबर आपका रहेगा चौथा बिल्कुल करेक्ट है, या डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 आ गया आपके सामने। बताइए इसका राइट आंसर दिख तो रहा है ना आपको। किस क्रम पर लिखे शब्द जो है अभिमान के पर्यायवाची है, आपको बताना है अभिमान के पर्यायवाची है। बताइए सुरबाला, दिव्यांगना, अप्सरा और देवांगना, ये आपके अप्सरा के पर्यायवाची है ना। घमंड, दर्प, अहंकार और दंभ। प्रार्थना, निवेदन, अभ्यर्थना, विनती, ये सभी आपके प्रार्थना के पर्यायवाची है। पावक, वहनी, हुताशुन, आग, ये आपके अग्नि के पर्यायवाची है। तो विकल्प नंबर आपका बी जो है वह किसके अभिमान के पर्यायवाची है। बिल्कुल जो भी स्टूडेंट बी बता रहा है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है भाई। बी आपका सही रहेगा। घमंड, दर्प, अहंकार, दंभ, ये सभी आपके जो है किसके अभिमान के पर्यायवाची है। बिल्कुल चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए भाई नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का है क्वेश्चन नंबर 4। पर्यायवाची का क्वेश्चन नंबर 4 है आप सभी का। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द जो है वह रात का पर्यायवाची नहीं है। बताइए यामिनी, विभावरी, निशा या वल्लरी। बताइए इसका राइट आंसर रात का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। बताइए करेक्ट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा। यामिनी भी है, विभावरी भी है, निशा भी है, लेकिन वल्लरी नहीं है ना। विकल्प नंबर आप सभी का 4 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। रात्रि का पर्यायवाची विल्लरी नहीं है। बिल्कुल जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर 4 कमेंट कर रहा है या जिसने 4 सोचा है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का है 5। अधम का पर्यायवाची है। बताइए अधम का पर्यायवाची क्या होगा। नीच, अनल, शोध या फिर इति। बताइए अधम का पर्यायवाची क्या होगा। बताइए भाई क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन नीच। नीच जो है वह अधम का पर्यायवाची है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का क्वेश्चन नंबर 6। बताइए परुष का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है। ये पुरुष नहीं है, परुष है, ध्यान रखना है। परुष का पर्यायवाची नहीं है। बताइए कौन सा जो है वह परुष का पर्यायवाची नहीं है। कठोर, कर्कश, उद्यम और निर्दय। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो कठोर है, कर्कश है, निर्दय है, लेकिन उद्यम जो है ये आपके उद्योग का पर्यायवाची है। उद्योग का। तो विकल्प नंबर आपका रहेगा सी बिल्कुल करेक्ट है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 7। ये आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा लेकिन ये आपके मृडानी लिखा हुआ है। किस प्रकार से, इस प्रकार से लिखा है मृडानी। बताइए मृडानी शब्द का पर्यायवाची है गंगा का, पार्वती का, लक्ष्मी का है, इंद्राणी का। बताइए किसका पर्यायवाची है मृडानी। बताइए तो ये पार्वती का पर्यायवाची है। बिल्कुल किसका है मृडानी आपके पार्वती का पर्यायवाची। इसके अन्य पर्यायवाची और कौन कौन से हम देख लेते हैं क्योंकि पूछा जा सकता है। तो पार्वती का उमा कहते हैं, गौरी कहते हैं, उमा कहते हैं, गौरी कहते हैं, गिरिजा कहते हैं। पार्वती को गिरिजा कहते हैं, अंबिका कहते हैं। और बताइए और क्या कहते हैं अंबिका के अलावा क्या कहते हैं। बिल्कुल है ना, ये सभी आपके किसके हैं पार्वती के पर्यायवाची है, ध्यान में रखने हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए ये आपके कौन से प्रश्न आ गए। 1 मिनट है ना। एक मिनट रुकना भाई।
हाँ तो भाई आपके जो विलोम शब्द के है ये स्लाइड है जो आगे पीछे जुड़ गई है, कोई बात नहीं। आप बताइए इसका राइट आंसर। किस क्रम पर लिखा विलोम शब्द का जोड़ा सही नहीं है? ग्रस्त, मुक्त, गुण, दोष, ग्रह, त्याज्य, कपूत और निष्ठुर। बताइए इसका राइट आंसर। किस क्रम पर लिखा विलोम का जोड़ा सही नहीं है, तो आपको बताना है। तो देखो, ग्रस्त का मुक्त, गुण का दोष, ग्रह का त्याज्य, लेकिन कपूत का निष्ठुर नहीं। कपूत का क्या होता है? सपूत। कपूत का हो जाएगा सपूत, है ना। और निष्ठुर का होता है करुणा। निष्ठुर का होता है करुणा और कपूत का अर्थ होता है सपूत। तो विकल्प नंबर आपका जो है 5 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बिल्कुल जो भी स्टूडेंट डी बता रहा हूँ उन सभी का बिल्कुल सही है भाई। बिल्कुल डी आपका सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 6। आप विलोम शब्द कर रहे हैं अब, है ना। पर्यायवाची के बाद हम विलोम शब्द पढ़ रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6, किस क्रम पर लिखा विलोम का जोड़ा सही है? बताइए। गुप्त, त्याग, क्रोध, निष्ठुर, घात, प्रतिघात और कटु, ज्येष्ठ। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा जोड़ा सही है, इसमें से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर कौन सा जोड़ा सही है, बताइए। तो देखो, घात और प्रतिघात ये आपके जो है बिल्कुल करेक्ट है भाई। घात का होगा प्रतिघात, लेकिन गुप्त का त्याग नहीं होगा। गुप्त का क्या होगा? प्रकट। गुप्त का क्या होगा? प्रकट। और क्रोध का निष्ठुर नहीं होगा। निष्ठुर का अभी हमने पढ़ा क्या होगा? करुणा। तो क्रोध का क्या होगा, बताइए। क्रोध का होगा क्षमा। क्रोध का होगा क्षमा। कटु का ज्येष्ठ नहीं होगा। कटु का क्या होगा? मीठा। कटु का क्या होगा? मीठा। कहते हैं ना कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल कहे और आपो शीतल होए, है ना। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आप सभी का 7, बताइए। तिक्त का विलोम क्या होगा? बताइए इसका राइट आंसर। तिक्त का विलोम शब्द क्या होगा? मधुर, प्रकाश, सरल या फिर मंद। तिक्त का विलोम शब्द क्या होगा? तो वो हो जाएगा मधुर। क्या हो जाएगा? मधुर। प्रकाश का क्या हो जाएगा? अंधेरा। सरल का हो जाएगा कठिन। मंद का हो जाएगा तीव्र, है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और भी आपके विलोम शब्द के जो है वो आगे आ जाएंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं शब्द युग्म। कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? शब्द युग्म टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके 1 या 2 प्रश्न आने वाले हैं भाई। बिल्कुल शब्द युग्म से आपके 1 या 2 प्रश्न 100% आने वाले हैं परीक्षा में। तो ध्यान रखना है आप सभी को। देखो आपको थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन मैनेज कर लेना है भाई, मैं बता दूंगा पढ़ पढ़ के। तो बताइए, एक आदि और आदि शब्द में सही अर्थ आपको बताना है। एक आदि ये लिख रखा है और एक आदि, इनका अर्थ बताना है। प्रारंभ और अभ्यस्त। प्रारंभ आदिवासी, आदिवासी और इत्यादि, इत्यादि व आदिवासी। ये क्वेश्चन कहीं बार रिपीट हुआ है भाई। और ये जो 5-7 क्वेश्चन करने वाले हम शब्द युग्म के, वेरी इंपॉर्टेंट और कई बार पूछे हुए हैं। तो बताइए आदि और आदि का अर्थ क्या होगा? तो देखो, इस छोटी मात्रा जिसमें है उसका अर्थ होता है प्रारंभ, और इस जो बड़ी मात्रा आदि है इसका अर्थ होता है अभ्यस्त। तो ध्यान रखना है, प्रारंभ और अभ्यस्त आपका बिल्कुल सही रहेगा। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। और जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए बता रहा है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। आदि और आदि, आदि का अर्थ होता है प्रारंभ, और बड़ी वाली जो मात्रा है उस आदि का अर्थ होता है अभ्यस्त, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए। चलिए, अनल और अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ आपको बताना है। अनल और अनिल, बताइए। वायु अग्नि, या जल या वायु, अग्नि व जल या अग्नि व वायु। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, बताइए। सभी स्टूडेंट को बताना है क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। तो देखो, इस अनल का अर्थ क्या होता है? अग्नि। क्या होता है? अग्नि होता है। और इस अनल का अर्थ क्या होता है? वायु होता है। विकल्प नंबर आपका डी सही रहेगा। अनल का अर्थ अग्नि और अनिल का अर्थ होता है वायु। तो ध्यान रखना है, विकल्प नंबर डी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है भाई। बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के, है ना। चलिए भाई, शब्द युग में से तो 100% आपके क्वेश्चन आने वाले हो। जिसने मॉडल पेपर सोल्व किया उसको पता होगा। तरणी और तरणी शब्द युग्म का आपको सही अर्थ बताना, ये भी कहीं बार पूछा हुआ भाई एग्जाम में। बताइए, तरणी और तरणी शब्द युग्म का सही अर्थ आपको बताना है। नाव और सूर्य, नाव और स्त्री, स्त्री या सूर्य, और सूर्य और नाव। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 3 का, बताइए भाई करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल, तो देखो, इस बड़ी मात्रा का अर्थ होता है नाव। क्या होता है? नाव। और ये छोटी मात्रा इसका अर्थ होता है सूर्य। तो विकल्प नंबर आपका रहेगा ए बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल जो भी स्टूडेंट ए बता रहा है उन सभी का बिल्कुल सही रहेगा भाई। तरणी, छोटी वाली तरणी का अर्थ होता है नाव, और बड़ी वाली तरणी जो मात्रा है उसमें रहेगा आपके सूर्य। बिल्कुल ए बताने वाले सभी स्टूडेंट सही है भाई।
है ना। ए बताने वाले सभी स्टूडेंट का बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 4, इसका राइट आंसर बताइए। सम और शम युग्म का अर्थ बताना है आपको। बताइए। शम और शम, शांति और चावल, शांति और मोक्ष, ये समान और मोक्ष लिखा है, समान और मोक्ष दिख रहा है ना आपको, समान और मोक्ष और चावल और शांति। आगे आपको जो अगली स्लाइड है उसमें आपको स्पष्ट दिखेगा, केवल इसमें ही आपके थोड़ा धुंधला रह गया, लेकिन कोई बात नहीं, प्रश्न महत्वपूर्ण है इसलिए आपको देखना है। शम और शम युग्म का अर्थ देने वाला युग्म कौन सा है? तो इस सम का अर्थ क्या होता है बताइए। इस सम का अर्थ और इस सम का अर्थ आपको बताना है, क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर बताइए भाई, क्या हो जाएगा? शांति और चावल। विकल्प नंबर आपका रहेगा ए, बिल्कुल करेक्ट है। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए बता रहा है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आप सभी का 5 बताइए। अजर और अजीर शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है आपको। अजर और अजीर, तो इस अजर का अर्थ क्या होता है और इस अजीर का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। बताइए भाई क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखो अजर का अर्थ होता है देवता, क्या होता है देवता, और अजीर यानी क्या होता है देव आंगन। तो देवता और आंगन, देवता और आंगन। विकल्प नंबर 2 आपका बिल्कुल सही रहेगा, या बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। बिल्कुल जो भी स्टूडेंट बी बता रहा है उन सभी का बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद है आप सभी को सारे प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे और पसंद भी आ रहे होंगे, क्योंकि ये एग्जाम में आपने कई बार देखे होंगे ऐसे प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी का, किस क्रमांक में प्रसाद और प्रासाद शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई ये तो। और बताइए। फल और कृपा, कृपा या पूजा की सामग्री, कृपा और महल, या महल या महानता, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रसाद और प्रासाद। बताइए। तो देखो इस प्रसाद का अर्थ होता है कृपा, क्या होता है कृपा, और इस प्रासाद का अर्थ होता है महल। विकल्प नंबर आपका रहेगा 3 बिल्कुल करेक्ट। देखो एक बात बताता हूँ आपको, इस प्रसाद, एक महाराज जी आए थे हमारे यहाँ पर, उन्होंने बताया था इस प्रसाद का अर्थ क्या होता है, फुल फॉर्म बताई थी उन्होंने। प्र मतलब क्या होता है प्रभु, प्र मतलब होता है प्रभु, सा मतलब होता है साक्षात, श मतलब साक्षात, और द मतलब होता है दर्शन। अर्थात जिसमें प्रभु के साक्षात दर्शन की अनुभूति हो उसे प्रसाद कहते हैं, ऐसा हमको बताया था। पता नहीं ये सच है या नहीं, आप बता दीजिए अगर आपको पता है तो। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, आभरण और आमरण शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है, बताइए। लेकिन आपने देखा होगा जब हम प्रसाद खाते हैं ना तो वो एक मतलब अच्छी लगती है, अजीब फीलिंग होती है उसमें, है ना। और जब हम नॉर्मली उसी को घर पे बनाएं तो वो ऐसी नहीं लगती है, तो कुछ ना कुछ तो होगा। आभरण और आमरण शब्द का सही अर्थ भेद बताइए। आभूषण और मरण पर्यंत, आभूषण या अनशन, भरण पोषण या जीवन पर्यंत, या मृत्यु पर्यंत, या आभूषण। बताइए इसका राइट आंसर। आभरण और आमरण का अर्थ क्या होगा भाई? क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बताइए। तो आपका राइट आंसर विकल्प नंबर रहेगा फर्स्ट, आभूषण और मरण पर्यंत आपका बिल्कुल सही रहेगा। ऑप्शन नंबर ए आप बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है भाई। बिल्कुल हाँ, ऑप्शन नंबर ए बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है, आभूषण और मरण पर्यंत। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 16। अध्याय नंबर 16 पढ़ने वाले हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द, क्या पढ़ेंगे? वाक्यांश के लिए एक शब्द, जहाँ से प्रश्न आने वाला है भाई आपके 1 या 2 प्रश्न 100% आपके आने वाले हैं। और आपको भी पता है ये आपके जो है लेवल 2 और लेवल फर्स्ट दोनों में जुड़ा हुआ है टॉपिक। वाक्यांश के लिए एक शब्द में जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना सब जुड़े हुए हैं आपके, और उसके हम साथ साथ 8 प्रश्न करें तो क्या ही आपके लिए एक तरह से औषधि है भाई। क्वेश्चन नंबर 16 सॉरी अध्याय नंबर 16 का पहला प्रश्न हम करने वाले हैं। उससे पहले आप सभी को अगर प्रश्न पसंद आए तो सेशन को क्या करना है पता है आपको। मानसिक पीड़ा के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द आपको बताना है। मानसिक पीड़ा के लिए व्याधि, वेदना, आदि या फिर कष्ट। बता दीजिए भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का। बिल्कुल पहला प्रश्न ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये तो आपके पूछा जाता है भाई, एग्जामिनर का जो है फेवरेट प्रश्न है व्याधि और आदि। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो वह हो जाएगा आदि। मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति क्या कहलाता है? आदि। और शारीरिक रूप से हो तो वह कहलाता है व्याधि। बीमारी से ग्रसित हो तो वह कहलाता है व्याधि, है ना। और मानसिक पीड़ा जो होती है वह आदि, है ना। विकल्प नंबर आपका रहेगा सी, बिल्कुल करेक्ट भाई, बिल्कुल, है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी का है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है?
वह एक शब्द बताइए जो अधिक वर्षा होने के लिए प्रयुक्त होता है। अधिक वर्षा होने के लिए जो है प्रयुक्त होता है। बताइए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि, अनावृष्टि या बहुवृष्टि। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का। तो अधिक वर्षा होती है उसके लिए हम शब्द युग जो प्रयोग में लेते हैं वह लेते हैं अतिवृष्टि। कौन सा, अतिवृष्टि। और जब सूखा पड़ जाए, है ना, जब बारिश ही नहीं हो या सूखा पड़ जाए तो उसके लिए हम प्रयुक्त लेते हैं अनावृष्टि। कौन सा, अनावृष्टि, है ना। और यदि कम वर्षा हो लेकिन कम हो तो उसे कहते हैं हम अल्पवृष्टि, है ना। क्या कहते हैं, अल्पवृष्टि। तो आपको ध्यान में रखना है तीनों वर्ड। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर फर्स्ट ए बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट, बिल्कुल, है ना। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आप सभी का 3, बताइए इसका राइट आंसर। दोपहर से पहले के समय के लिए एक शब्द आपको बताना है। दोपहर से पहले का जो समय होता है उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। अपराह्न, मध्याह्न, पूर्वाह्न, प्रभात। पूछा जा सकता है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए। तो दोपहर से पहले के समय को कहते हैं पूर्वाह्न। क्या कहते हैं, पूर्वाह्न। विकल्प नंबर आपका रहेगा सी, बिल्कुल सही, है ना, है ना। सी आपका सही रहेगा। और दोपहर को कहते हैं मध्याह्न, उसके बाद को अपराह्न, और प्रभात आपके सुबह को कहते हैं, है ना, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 4, बताइए इसका राइट आंसर। दूसरों में कमियां ढूंढने वाला क्या कहलाएगा। दूसरों में कमियां ढूंढने वाला समीक्षक, आलोचक, परीक्षक या छिंद्रा अन्वेषक। आपको अपने में कमियां ढूंढनी है कि मेरे कहाँ जो है वह मिस्टेक हो रही है और उसकी जो है पूर्ति करनी है रीट परीक्षा में, बिल्कुल। इसलिए मॉडल पेपर सोल्व करने ताकि आपको अपनी कमियां पता लग सके, बिल्कुल। दूसरों की कमियां नहीं ढूंढनी है ना। क्या हो जाएगा राइट आंसर, छिंद्रा अन्वेषक कहलाएगा। विकल्प नंबर आपका रहेगा 4, बिल्कुल सही, या डी ऑप्शन आपका सही रहेगा, छिंद्रा अन्वेषक। दूसरों की कमियां ढूंढने वाला क्या कहलाता है, छिंद्रा अन्वेषक, बिल्कुल आपका सही रहेगा भाई। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 5, बताइए राइट आंसर। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर बताइए। ऐसा व्यक्ति जो किए हुए उपकार को भी भुला दे। बताइए, ऐसा व्यक्ति जो किए हुए उपकार को भुला दे क्या कहलाएगा। कृतज्ञ, कृतज्ञ, भुलक्कड़, अनुपकारी। बताइए भाई, ऐसे व्यक्ति जो किए हुए उपकार को भुला दे, तो ऐसे व्यक्ति के बाद दूसरी बार जाना भी नहीं चाहिए, है ना। तो वह क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा कृतज्ञ। कृतज्ञ कहलाएगा। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रहेगा। और उपकार को मानने वाला जो कहलाएगा वह कृतज्ञ कहलाएगा। दोनों शब्द जो है वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो आपका राइट आंसर विकल्प नंबर ए रहेगा। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो आपको ध्यान में रखना है, भुलक्कड़ नहीं बन जाना, ये भी आपको ध्यान में रखना है ना। ऐसा ना हो परीक्षा के समय आप भूल जाओ, भुलक्कड़ नहीं बनना अपन को। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी का, बताइए इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। हाथ में रखकर चलाया जाने वाला हथियार क्या कहलाएगा। आयुध, अस्त्र, शस्त्र या प्रक्षेपास्त्र। बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाथ में रखकर चलाया जाने वाला हथियार क्या कहलाएगा। अस्त्र, शस्त्र, आयुध या फिर प्रक्षेपास्त्र। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। तो बिल्कुल वह कहलाएगा शस्त्र। ध्यान रखना है, ये आपको दिमाग में बैठा लेना है या फिर लिख लेना है, पूछा जा सकता है। हाथ में रखकर चलाए जाने वाला अस्त्र और फेंक कर चलाए जाने वाला कहलाएगा फेंक कर। फेंक कर चलाया जाने वाला, चलाया जाने वाला कहलाएगा अस्त्र। ये आपको स्क्रीनशॉट भी ले लेना है ना। फेंक कर चलाया जाने वाला जो अस्त्र वह कहलाएगा अस्त्र, और जो हाथ से चलाया जाएगा उसको कहते हैं शस्त्र। बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको लिखवा दिया है, तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलिए भाई अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, जानने की इच्छा रखने के लिए एक शब्द क्या होगा। सर्वज्ञ, अल्पज्ञ, जिज्ञासु, बातूनी। जो बातूनी तो बनना ही नहीं है, जो बातें करता रहता है ना। जानने की इच्छा रखने वाला कहलाएगा, क्या कहलाएगा बताइए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का भाई। सभी स्टूडेंट बता दीजिए और एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा सभी स्टूडेंट। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होगा जिज्ञासु। विकल्प नंबर आपका रहेगा सी, बिल्कुल सही। सी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट रहेगा। जो सब कुछ जानता है वह कहलाएगा आपके सर्वज्ञ, और जो थोड़ा ही जानता है वह कहलाएगा आपके अल्पज्ञ, और जो बातों नहीं कहलाएगा, जो बातें ही करता रहता है नहीं। बिल्कुल आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। आपका राइट आंसर सी रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 8, बताइए राइट आंसर। गोद लिए हुए बालक के लिए एक शब्द दत्तक, ओरस,
अंकित या फिर अनाथ, बताइए। गोद लिए हुए बालक के लिए एक शब्द क्या होगा? दत्तक, ओरस, अंकित या अनाथ। क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए भाई। जिसके माता पिता ना हो उसके लिए होगा आपके अनाथ, है ना। और गोद लिए हुए पुत्र को हम कहते हैं दत्तक। इतिहास में भी हम पढ़ते हैं, है ना, कोई जो पहले जो राजा होते थे उनके क्या है, बच्चे नहीं हुआ करते थे, तो वो क्या है, पुत्र गोद लिया करते थे। हम पढ़ते हैं ना कि उस राजा का ये दत्तक पुत्र है, तो ध्यान रखना है, गोद लिए हुए बालक को कहते हैं दत्तक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 9। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। जो तीनों गुणों के बंधन से परे हो वह कहलाएगा निराकार, निर्गुण, अगोचर या फिर अदृश्य। बताइए इसका राइट आंसर। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो तीनों गुणों के बंधन से परे हो उसे क्या कहेंगे हम एक शब्द में? निराकार कहेंगे, निर्गुण कहेंगे, अगोचर कहेंगे या अदृश्य कहेंगे? क्या कहेंगे बताइए? उसे कहेंगे हम निर्गुण। विकल्प नंबर आपका रहेगा 2 बिल्कुल सही। जो भी स्टूडेंट 2 बता रहा है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, उसे कहेंगे हम निर्गुण। 2 बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 10। कुल का नाश करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। कुलांगार, कुलकेतु, कुलावंतंस या कुलंधर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। बताइए कुल का नाश करने वाला क्या कहलाएगा? कुल का नाश करने वाला कहलाता है कुलांगार, है ना। कुलांगार कहलाता है। कुछ बेटा हो जाते हैं ऐसे ही जो कुल का भी नाश करते तो वो कहलाता है कुलांगार। कुल केतु इसका विपरीत है भाई। परिवार का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति, परिवार का श्रेष्ठ व्यक्ति कहलाता है कुल केतु। ध्यान रखना है क्या कहलाता है? कुल केतु। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अब हम पढ़ने वाले भाई 18वां नंबर अध्याय हम पढ़ने वाले हैं। कौन सा? 18 नंबर अध्याय अनेकार्थक शब्द। आपको पता है एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। कनक कनकते सौगुनी मादकता आदि का आपने पढ़ा होगा। एक कनक का अर्थ धतूरा और एक कनक का अर्थ क्या होता है? सोना। तो आपको पता है, तो अनेकार्थिक शब्द हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ से भी आपके एक प्रश्न 100% आने वाला है भाई। टॉपिक आपके जुड़ा हुआ है। तो चलिए, द्विज के अनेकार्थिक शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं आता? बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई। द्विज के अनेकार्थिक शब्दों में कौन सा जो है नहीं आता, आपको बताना है। ब्राह्मण, पक्षी, दांत या फिर भास्कर। तो देखो ये जो द्विज शब्द है, द्विज, इसका अर्थ आपके जो है ब्राह्मण भी होता है, पक्षी भी होता है और दांत भी होता है। लेकिन भास्कर जो है वो आपको सूर्य को कहते हैं और ये नहीं होता है इसका अर्थ। तो ध्यान रखना है, विकल्प नंबर आपका रहेगा डी बिल्कुल सही। बिल्कुल जो भी स्टूडेंट डी बता रहा है उन सभी का बिल्कुल सही रहेगा। द्विज के अनुकार्थी शब्द में ध्यान रखना, द्विज ब्राह्मण को भी कहते हैं, पक्षी को भी कहते हैं और दांत को भी कहते हैं, लेकिन भास्कर को नहीं कहते द्विज, है ना। ये इसके अनेकार्थिक शब्द है। चलिए भाई, अनेकार्थिक शब्द मतलब शब्द एक और अर्थ उसके अनेक निकले, वह कहलाता है आपके अनेकार्थिक शब्द, है ना। अब इनमें से कौन सा शब्द जो है पंख से संबंधित नहीं है, आपको बताना है। अब पंख किन किन को कहते हैं आपको बताना है। पंख, देखो पंख का अर्थ कीचड़ भी होता है ना, और दलदल भी होता है और पाप भी होता है, लेकिन जो है पंचक नहीं होता है। इसका अर्थ क्या होता है? पंचक नहीं होता है। कीचड़ होता है, पंख यानी कीचड़, पाप, दलदल आदि होता है पंख के अर्थ, लेकिन पंचक नहीं होता है। विकल्प नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना। सी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 3। कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से अंक से संबद्ध नहीं है? अंक जो शब्द है इसका अर्थ आपको बताना है, क्या क्या इसके अर्थ होते हैं और कौन सा इसमें से नहीं है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए भाई। भाग्य, चिन्ह, गोद और शब्द। बताइए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का अनेकार्थिक शब्द अध्याय पढ़ रहे हैं भाई, जिसमें हम जो है तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। तो बताइए अंक का जो है अर्थ भाग्य भी होता है, चिन्ह भी होता है, गोद भी होता है, लेकिन शब्द नहीं होता भाई। ये तो आप सामान्य सी बातें पता लगा सकते, तो अंक को शब्द थोड़ी कहते हैं क्या। तो शब्द जो है इसका अर्थ नहीं, अंक का अर्थ शब्द नहीं होता। ध्यान रखना है, चिन्ह होता है, भाग्य होता है, गोद होता है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 4 है। कौन सा अनेकार्थिक शब्द जो है सारंग से संबद्ध नहीं है? संबद्ध नहीं है तो आपको बताना है। सारंग के अनेकार्थिक शब्द आपको बताना है। पपीहा, कोयल,
तोता, मोर। बताइए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। तो देखो सारंग को पपिया कहते हैं, कोयल कहते हैं, मोर कहते हैं, ये इसके अर्थ होते हैं अनेक अर्थ, लेकिन तोता नहीं होता। सारंग का अर्थ तोता नहीं होता। विकल्प नंबर आपका रहेगा सी, बिल्कुल सही है ना। और यहाँ से क्वेश्चन आएगा भाई आपके, एक क्वेश्चन अनेकार्थी शब्द से आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है आपके ये। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आप सभी का 5 बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 है आप सभी का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से काल शब्द में समृद्ध नहीं है। अब बताइए काल किस किस को कहते हैं, ये तो आप बता ही सकते हो। बताइए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। काल मतलब हम समय को भी कहते हैं, हम नहीं कहते का भूतकाल, या था समय से ही तो संबंधित है काल। मृत्यु को भी हम काल कहते हैं। दुर्भिक्ष, दशा को हम काल नहीं कहते भाई, दशा को हम काल नहीं कहते हैं ना। विकल्प नंबर आपका बी बिल्कुल सही रहेगा। बिल्कुल, दशा मतलब एक अवस्था होती है जो कि जिसे हम काल नहीं कहते हैं। काल का अर्थ समय होता है, मृत्यु होता है, दुर्भिक्ष होता है, दशा नहीं होता। बी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है भाई। कुछ स्टूडेंट होते हैं अजीब सा वर्ड लगा कि उसको टिक लगा देते कि यही आंसर होगा, ऐसा नहीं करना भाई एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए। इसमें से कौन सा शब्द जो है वह अज शब्द का अर्थ नहीं है, आपको बताना है। अज शब्द का अर्थ कौन सा नहीं है, बताइए करेक्ट आंसर। ब्रह्मा, बकरा, शिव और अनजान दे रखा है, तो बताइए अज शब्द का अर्थ नहीं है। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। देखो अज का अर्थ क्या होता है, ब्रह्मा भी होता है, अज यानी बकरा भी होता है, हम अजा कहते हैं, पता है ना, अजा हम बकरी को कहते हैं, तो अज यानी बकरा भी होता है, और अज शिव को भी कहते हैं, लेकिन अज यानी अनजान नहीं होता भाई। विकल्प नंबर आपका 4 सही रहेगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, अनजान, है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए। चलिए कौन सा शब्द जो है वह सेंधव शब्द का अर्थ नहीं है, आपको बताना है। सेंधव शब्द का अर्थ नहीं है। घोड़ा, बंदर, नमक और जयद्रय, बताइए सेंधव शब्द का अर्थ नहीं है। देखो सेंधव आपको पता है घोड़े को कहते हैं, घोटक को कहते हैं। सेंधा नमक सुना है आपने, नमक को भी कहते हैं सेंधव। जयद्रव को कहते हैं, बंदर को नहीं कहते भाई। विकल्प नंबर आपका बी बिल्कुल सही रहेगा, बंदर अलग है आपके, बंदर को जो है सेंधव नहीं कहते, तो बी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है। तो ये हमने जो है 6-7 अध्याय आज भी पढ़े हैं, है ना। कम से कम हमने 60-70 प्रश्न किए हैं। तो आपको सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर जाना, और सेशन पसंद आया तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। और भी सेशन आपके लगाने वाले हैं। सेशन कैसा लगा, कितने प्रश्न सही हुए, आप सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।